नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। इस टॉपिक का नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता काफी चर्चा में है। आज हम लोग इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही देखेंगे GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके संदर्भ में जो बैठक हुई भारत में 12 से 14 दिसंबर, उसके विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए AI क्या है। एक प्रकार का सिमुलेशन है। सिमुलेशन वर्ड करने का मतलब है क्या होगा कि वास्तविक दुनिया, वास्तविक जो रियल वर्ल्ड है उसका नकल करता है। जैसे किसी रोबोट को बना दिए तो रोबोट क्या है, एक मानव का नकल करने वाला एक यंत्र है, यानी मशीन है। उसके बाद देखें सिमुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, सिमुलेशन कैसे काम करता है। तो सिमुलेशन जो है दो तरीके से काम करता है। एक डीप लर्निंग बोलते हैं जिसको, DL मतलब डीप लर्निंग और ML मतलब मशीन लर्निंग। इन दोनों के आधार पे काम करता है। डीप लर्निंग क्या होता है, ये एक प्रकार का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम बोलने का अर्थ क्या है, निर्देशों का समूह है। मतलब किसी आदमी में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके अनुसार क्या करता है, वो काम करता है। उसी तरह मशीन को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसमें निर्देश दिया जाता है कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो ये मशीन उसी अनुसार काम करना आरंभ करती है। पहले उस चीजों को जांच करती है, जांच करके सीखती है, एल्गोरिथम की जांच करके उसे सीख लेती है। सीख लेने के बाद वो वर्क परफॉर्म करती है। तो ये AI क्या है, एल्गोरिदम। और दूसरे शब्दों में ये भी कर सकते हैं AI जो है DL मतलब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे भी देख सकते हैं इसको। ओवरऑल AI डीप लर्निंग, DL और ये मशीन लर्निंग, इसका पूरा कंपोजिशन है। चलिए मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग जब अनुभव हो जाता है, किसी चीज को सीख लेते हैं, सीख लेने के बाद स्वचालित रूप से हम काम करना आरंभ कर देते हैं अपने मन से। जैसे शुरुआत में आप कहीं काम करने जाते हैं तो पहले काम को सिखाया जाता है। सिखाने के बाद फिर आप जब जैसे ही अनुभव गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आप उसी अनुभव के आधार पे आप काम करते हैं, तो वो आगे चल के क्या कहलाता है, मशीन लर्निंग कहलाता है। अब देखें तो ये कितने प्रकार का होता है। ये जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्षमता यानी कैपेसिटी के आधार पे, क्षमता के आधार पे इसे तीन रूप में बांटा गया है। और कार्य क्षमता मतलब वर्क फंक्शन फंक्शन के आधार पे इसे चार तरीके से बांटा गया। सबसे पहले देखें क्षमता के आधार पे, तो संकुचित मतलब हो गया नैरो मतलब हो गया क्या, कोई एक काम के लिए किसी AI को तैयार किया गया या किसी रोबोट को तैयार किया। मान लीजिए चेस खेलते हैं, तो चेस में खेलने के लिए मान आपने कोई चाल चली तो उसका प्रतिक्रिया देगा, तो उसका वो भी रोबोट भी क्या करेगा, एक चाल चलेगा। तो इस तरह से जो एक काम के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया, कोई एक ही काम करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचित प्रकार का AI। दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग या मजबूत क्या हो गया, मानव के समान। मानव जैसे चलता है, सोचने समझने की क्षमता रखता है और तुरंत तत्काल निर्णय अपने अनुसार विवेक के अनुसार ले लेता है। इस प्रकार के जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग या मजबूत प्रकार का बुद्धिमत्ता। अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि इस लेवल पे पहुंच सके। तीसरा जो है सिंगुलरिटी, विलक्षणता बोलते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत विलक्षण है, अद्भुत प्रतिभा है। रंजीत सिंह काला होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी पूरा क्या किए थे, उनको सब कुछ अपना हर मिसल का उनको हिसाब याद रखता था। उसी तरह विलक्षण व्यक्ति थे। उसी तरह ये जो जब मानव बुद्धि से भी अधिक डेवलप कर जाएगा, जिसे हम लोग विलक्षणता की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से क्षमता के आधार पे 3 कैटेगरी में बांटा गया। उसी प्रकार से आप देखें कार्य क्षमता के आधार पे रिएक्टिव मतलब कोई काम किए तो उसकी प्रतिक्रिया, जैसे एक चेस बोर्ड में एक चाल चले, हाथी को उठा के
किसी खाने में रख दिया, तो उसके बदले में वो क्या करेगा, कोई अपना चाल चलेगा, एआई यानी कंप्यूटर, रोबोट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो प्रतिक्रिया दिया, किसी क्रिया के विपरीत क्या किया, प्रतिक्रिया दिया, जिसे हम लोग रिएक्टिव की श्रेणी में रखे। दूसरा लिमिटेड मेमोरी है। लिमिटेड मेमोरी क्या बोलते हैं, जिसमें निश्चित मात्रा में उसकी मेमोरी फीडबैक है। जैसे स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक वाहन अगर बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो सेल्फ मोड में छोड़ दिया, वो निर्णय ले लेगा कि कब भीड़ भाड़ है तो भाई हमें ब्रेक लगाना है, या कम अपना गति को, वाहन की गति को स्लो करना है। तो इस तरह से जो काम वर्क करेगा उसे लिमिटेड मेमोरी के श्रेणी में रखेंगे। तीसरा जो रखेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड, मानव के सिद्धांतों के जैसा सोचने विचारने की क्षमता अगर विकसित कर लेता है, उसे थ्योरी ऑफ मानव माइंड के रखेंगे। मतलब मानव की संवेदना, जैसे हमें मालूम हो रहा हुआ व्यक्ति रो रहा है, तो रो रहा तो किस लिए रो रहा है, हम एक उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उसी प्रकार के अगर रोबोट में इस प्रकार का, या एआई में इस प्रकार की क्षमता विकास हो गई, तो हम लोग इसको मानवीय भावनाओं, इसको थ्योरी ऑफ माइंड के संदर्भ में जानेंगे। फिर सेल्फ अवेयरनेस, इसमें आत्म जागरूकता, ये मानव बुद्धि से भी तीव्र हो जाएगा। इतना जैसे कोई टर्मिनेटर मूवी आया, या मशीन एज की बहुत सारी मूवी आई, उसमें मानव उसके आगे, मशीन के आगे बोना पड़ जाएगा। तो ये सेल्फ अवेयरनेस वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो इस प्रकार के कार्य क्षमता के आधार पर 4 प्रकृति में इसे बांटे हैं। चलिए अब देखते हैं एआई और मानव बुद्धि में क्या अंतर है। मानव बुद्धि कोई भी चीज को सोचने, समझने और करने की क्षमता क्या होता है, संज्ञानात्मक होती है, खुद से सोचता है, खुद से विचार करता है, खुद से डिसीजन लेता है। लेकिन ऐसा एआई में क्या किया जाता है, किसी मानव के द्वारा विकसित किया जाता है। कोई इसमें कुछ फीडबैक देता है, फीड करता है, डेटा वगैरह फीड करता है, उसमें वो डेवलप किया जाता है। दूसरा, मस्तिष्क द्वारा प्रतिभा का उपयोग, मस्तिष्क जैसे अपने खुद प्रतिभा का प्रयोग खुद करता है। जैसे किसी का लिखने का बहुत फास्ट है, तो वो तेजी से लिखेगा। लेकिन एआई में ऐसा नहीं, डेटा फीड कर देगा तो वो तेजी से लिखेगा। किसी को प्रतिभा क्या होती है, क्रिकेट खेलने की, तो वो आर्ट मस्तिष्क उसको इंस्ट्रक्ट करता है, धीरे धीरे वो अपना आर्ट को स्वयं में डेवलप कर लेता है। लेकिन अगर क्रिकेट खेलने के लिए एआई बनाएंगे, तो एआई में डेटा फीड करेंगे, भाई ऐसे बैटिंग करना है, ऐसे बॉलिंग करना है, आपको इसके लिए एक डेटा तैयार करेंगे, उसमें फीड करेंगे, तब वो काम करेगा। उसके बाद देखें, विभिन्न अनुभवों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया। अब हम जो गलती पुराना कर चुके हैं, तो हम उसको ना दोहराए, तो ये मनुष्य में क्या होता है, ये अनुभव से आता है कि चलो पिछले बार ये क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में गलती किया, तो एक बार सीख लिया, अब नेक्स्ट एग्जाम में आता तो कोशिश रहता है कि उस क्वेश्चन को गलत ना करें। लेकिन इस प्रकार की जो सीखने की, लर्निंग की प्रक्रिया होती है, वो रोबोट में अभी विकसित नहीं हुई है। चलिए अब देखिए रोबोट का उपयोग, एआई का उपयोग। रोबोट इसलिए बोल रहे हैं कि जस्ट लाइक एक एआई क्या है, एक प्रकार का रोबोट भी है। चलिए उपयोग देखें, तो अभी हाल में ही ये सब उदाहरण आपके एग्जाम में काम आएगा। चंद्रयान 3 मिशन हुआ था। चंद्रयान 2 क्यों असफल हुआ, क्योंकि वहां पर एआई का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में एआई का व्यापक पैमाने पे प्रयोग किया गया, खास करके लैंडर विक्रम और रोवर में। ये क्या, रोवर क्या किया गया, रोवर के द्वारा क्या था, इसमें गति में मीटर लगा हुआ था, अल्टीमीटर लगा हुआ था। ये सब क्या किए, गति को नापने और किस जगह पे, और इमेज मैपिंग भी इसमें शामिल था। तो ये क्या किए थे, ये एआई के माध्यम से ये डिसीजन लिए कि कहां पर गड्ढा नहीं है और कहां पर से सरफेस मून का जो है समतल है। वो सब डिसीजन लेने के बाद ये क्या हुआ, चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया, जो जिसमें एआई का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है।
उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि बीपीएससी में पूछा गया, चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, ये एक प्रकार का संवाद है जिसमें आप कुछ बोलते हैं, उसके आधार पे वो तुरंत जवाब दे देता है, आंसर देता है आपके कुछ क्वेश्चन का। फिर एआई के माध्यम से हमारे चेयरमैन साहब भी बोले हैं कि हमने कॉपी जब 67 का लेट हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं एआई के माध्यम से कॉपी चेक करवा लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में वर्क परफॉर्मेंस उसका असेसमेंट करने के लिए भी एआई का प्रयोग किया जाएगा या किया जा रहा है। परिवहन के क्षेत्र में देखें तो सेल्फ ड्राइविंग के संदर्भ में, उसके बाद वित्त के क्षेत्र में अब एआई के माध्यम से फेस, जिस प्रकार से बायोमेट्रिक आ गया, अब एआई के माध्यम से फेस जो है आपका एक पहचान चिन्ह हो जाएगा। फेस पहचान चिन्ह हो जाएगा तो इससे क्या होगा, वित्तीय धोखाधड़ी जो होती है वो रुक जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, मशीन लर्निंग का प्रयोग करके उत्तकों को पहचानने में मदद किया जाएगा जिससे बीमारी ठीक हो सके। तो इस प्रकार से एआई का व्यापक प्रयोग है। उसके बाद अभी जीपीआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इसकी जो बैठक हुई थी अभी 12 से 14 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई थी, जिसे नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से भी जाना गया। इसमें जो है 28 देशों ने भाग लिया था। जीपीएआई का गठन जो है 2020 में हुआ था और भारत इसका पार्टिसिपेटरी रहा है। अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले नैतिकता की बात की गई है, क्योंकि डीप फेक वगैरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से लोगों को डिफेम किया जा रहा है और लोगों की निजता का हनन किया जा रहा है, उसके प्रति जो है कंसर्न की बात की गई है इसमें। फिर इसमें विश्वसनीयता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने पे बल दिया गया है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने की बात की गई है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है GDPIR, मतलब ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का समर्थन लोगों सभी देशों ने 28 देशों ने किया है। तो इस प्रकार देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो भविष्य का एक टेक्नोलॉजी होगा, उभरता हुआ क्षेत्र है और भविष्य में हो सके मानव से भी तीव्र मशीन का विकास किया जाए, बुद्धि वाला विकास किया जाए। तो उस एज को देखते हुए इसमें जो भी नियम कानून है उसके संदर्भ में जीपीआई में की बैठक से आरंभ हो गई है और भविष्य में इसके प्रति लॉ भी बनाए जाएंगे और हमें विभिन्न नैतिक मुद्दों को संतुलित रूप से इसका प्रयोग करने के लिए बल भी दिया जाएगा। चलिए चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।